हेलो बच्चों। तो बच्चों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो यार, आज हमारा जेई का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसका सेकेंड लेक्चर है ना। तो आपने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी, मैं उसको एक बार 2 मिनट में समराइज करता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो हमने देखा था, एक मोल जो है, मोल वो हमारा नंबर होता है ना। तो हमें मोल की रिक्वायरमेंट क्यों थी वो भी हमने बताया था कि केमिस्ट्री में जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन करते हैं तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना। तो इसका मेजरमेंट आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमें एक बड़ी कह लेते हैं यूनिट की जरूरत थी, और इसलिए हमने मोल को डिफाइन किया, है ना। और एक मोल हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर के बराबर होता है। साथ में हमने देखा था, इसी नंबर को एक मोल क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन 12 हमारा रेफरेंस एलिमेंट था। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, उस नंबर को एक मोल बोला गया, और उसी को एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके अलावा हमने देखा था कि एटॉमिक मास, जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, यानी किसी एलिमेंट के एक एटम के जो मास होंगे उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। और दूसरी बात हमने देखी थी कि किसी एटम का, एलिमेंट का मोलर मास का मतलब होता है उसके एक मोल का मास। एक मोल तो आप जानते ही हो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो उसके एक मोल में, एक मोल एटम के जो मास होंगे उसको हम मोलर मास ऑफ एटम्स कहेंगे। और साथ में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, वो ये देखी थी बेटा, कि अगर मैं बात करूं किसी एटम के मास को कैलकुलेट करने की, तो आपको पता है एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी हम एक एटम के मास को कैलकुलेट करें या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट करके ऐड कर दें, दोनों बात सेम है। और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल होता है। यही रीजन है कि अगर हम बात करें तो किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसमें हम एएमयू लगाते हैं, तो एटॉमिक मास में वो चेंज हो जाता है, एक एटम का मास निकल जाता है, क्योंकि हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन का मास लगभग 1 एएमयू होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेजिबल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में बातें देखी थी। अब हम आते हैं इस क्लास में। तो मैंने बताया कि हमने जैसे एटम के लिए एटॉमिक मास डिफाइन किया था, वैसे ही हम मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये हमारा एक मॉलिक्यूल का मास होता है। जैसे एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। और इसका भी जो यूनिट होता है वो हम जनरली एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर आप इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता ही है 1 एएमयू की वैल्यू 1/Na ग्राम के बराबर होती है ना। अब जैसे मान लो हमें किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहले समझो, अगर हमें CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालें या इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उसके मास को निकालकर ऐड कर दें, दोनों बात सेम है। तो आप देखो CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और 2 हमारा ऑक्सीजन एटम है। कार्बन एटम का मास नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन एटम का मास नंबर 16 होता है। तो आप देख सकते हो, अगर हमें CO2 के एक मॉलिक्यूल का, यानी मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या होगा। तो आप देख सकते हो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम होते हैं, मास नंबर 12 है, तो 12 AMU लिख देंगे, ये हमारा एक एटम का मास हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, तो उसमें हम 16 AMU लगाएंगे, तो आपका ऑक्सीजन एटम का मास निकल जाएगा। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सिंपली क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे,
उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है उनके मास को हमने निकालना सीख चुके हैं हम लोग, उसको ऐड कर दें तो मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमें NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको पता है NH3 में एक नाइट्रोजन एटम है और हम देख सकते हैं हमारा 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन एटम का मास नंबर 14 होता है, हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 1 होता है। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम जितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में, अगर हम एटम के मास को ऐड कर दें तो हमारा एक मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल के मास को ही क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लो अगर हमें कहा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अगर हमें कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप देख सकते हो NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो एक नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, तो इसमें हम AMU लगा देंगे। एक नाइट्रोजन एटम का मास निकल गया। 3 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का मास नंबर 1 है, तो 1 में AMU लगा देंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा। सबको ऐड कर दिया तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। जैसा हमने बताया कि आप मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो AMU को अगर हम 1/Na ग्राम लिख दें तो हमारा AMU ग्राम में चेंज हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मान लो हमें किसी मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको पता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और हमारा 6 ऑक्सीजन एटम है। तो यानी हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास हम निकालें या फिर 6 कार्बन एटम का मास निकालें, 12 हाइड्रोजन एटम का मास निकालें, 6 ऑक्सीजन एटम का मास निकालें और इन सभी को ऐड कर दें, ये दोनों बात क्या होगी बेटा? सेम होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 क्या होगा? तो आप देख सकते हो 6 × 12 AMU कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए 12 × 1 AMU, ऑक्सीजन के लिए 6 × 16 AMU, है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। तो आप यहां से देख सकते हो ये हमारा 180 AMU आ गया और इसी AMU को आप चाहें तो ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर मास। अब देखो जैसे आपने एटॉमिक मास से नंबर ऑफ एटम निकाला था पिछले क्लास में, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? तो जैसे एटॉमिक मास के केस में नंबर ऑफ एटम क्या होता था? मास बाय एटॉमिक मास। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास के केस में, मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यानी हमने आपको फॉर्मूला याद करने का टेक्निक भी बताया था कि बेटा अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है मास से, तो मास को अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल के मास को ही हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहां पे देखो, अगर मान लो हमें दिया गया है सपोज कि आप 100 AMU ऑफ अमोनिया मान लो हमें दिया गया है ना। अब इसमें कहा जा रहा NH3 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है होता क्या है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। आप देख सकते हो मास कितना? 102 AMU और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का 3 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, ये हो जाएगा 17 AMU। डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 6। अब देखो नंबर से आप मोल भी निकालना जानते हो बेटा। अगर हमें कहा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3,
तो आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, नंबर से मोल निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज बाय एवोगैड्रोस नंबर। अमोनिया का नंबर 6 है और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 है ना। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हम आपको कितनी बार बता चुके कि मास को नंबर और नंबर को मोल से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको देखा। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं यार, जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल, अब हमें दिया गया है सपोज 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, हमें दिया गया है 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इस बार हमें नंबर दिया गया है और हमें मोल और मास निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि आपको मास दिया गया था तो हमने नंबर और मोल निकाला। इस बार हमने आपको नंबर दिया है और मास और मोल पूछा जा रहा। मोल तो इजीली निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, तो नंबर से मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर 20 है, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, लेकिन मास निकालना है। तो देखो यार, यहाँ पे दो फॉर्मूला है ना, मास से नंबर निकालना है तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और नंबर से मास निकालना है तो आपका क्या होगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा। तो आप देख सकते हो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। एक ही फॉर्मूला है, अलग तो कुछ है नहीं यार। आपको पता है अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, तो मास क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें 20 दिया गया है और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस 16 32, कार्बन का 12, तो 32 प्लस 12 44 AMU। तो ये हमारा 44 AMU होगा, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हम लिख सकते हैं 880 AMU। इसी AMU को अगर हमें ग्राम में चेंज करना है तो हम AMU के जगह क्या लिखेंगे, 1/Na ग्राम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं बेटा, जैसे हमने बोला मास मोल नंबर को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में हमने क्या दिया, मास, दूसरे क्वेश्चन में मैंने दिया नंबर, और तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको मोल देता हूं और फिर मोल से हमें नंबर और मास कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल मान लो हमें दिया गया है सपोज 4 मोल्स ऑफ इथेन, हमें इथेन का 4 मोल दिया गया है और इस बार हमें मास और नंबर निकालना है ना। चीजें क्लियर करो बेटा, ये चीजें आप समझो। नंबर देगा हम मोल निकाल लेंगे, नंबर से हम मास निकाल लेंगे, मास दिया जाएगा नंबर मोल निकाल लेंगे, मोल दिया जाएगा तो देखो मास और नंबर कैसे निकलेगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ C2H6 क्या होगा, तो मोल होता है नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, और नंबर कैसे निकलता है, तो मोल्स ऑफ C2H6, मोल्स ऑफ C2H6 इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल में एवोगैड्रोस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, क्योंकि एक मोल एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर इतना नंबर होता है, तो 4 मोल में कितना होगा 4 इंटू Na। सिंपल, एक मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, तो इतने मोल में एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर इतना मॉलिक्यूल होगा, तो 4 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा 4Na। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा 4 है और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये हमारा निकल गया क्या, ये हमारा निकल गया नंबर। अब चलिए मास निकलते हैं, मास ऑफ C2H6 क्या होगा। तो मास आपको पता है क्या होता है यार, नंबर ऑफ C2H6 इनटू मॉलिक्यूलर मास। सिंपल, मॉलिक्यूलर मास बेटा एक मॉलिक्यूल का मास होता है। ये फॉर्मूला हम कितनी बार आपको रिपीट कर चुके हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि देखो यार
मोल कॉन्सेप्ट में आपको चीजों को समझना है और फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आपको पता है ये हम कितनी बार यूज कर रहे हैं कि मास क्या होता है, नंबर इनटू मॉलिक्यूलर मास। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, तो एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम n नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो n मॉलिक्यूल्स का मास निकल जाएगा। अगर मान लो सिंपल एक पेन का प्राइस 5 रुपया है, तो अगर मैं कहूं 20 पेन का प्राइस कितना होगा, तो एक पेन के प्राइस को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 पेन का प्राइस निकल जाएगा। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, तो एक मॉलिक्यूल के मास से को अगर हम n नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n नंबर का मास निकल जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ C2H6 जो है वो हमारा 4Na है, मॉलिक्यूलर मास C2H6 का क्या होगा, तो कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 24, कार्बन का 12 AMU, तो 2 कार्बन का 24 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, तो 6 हाइड्रोजन का 6 AMU, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 30 AMU। आपको पता है AMU को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो हम लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। अब देखो Na कैंसिल होगा, मास कितना आ जाएगा, 120 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन दे दिए, कुछ भी देकर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगला कॉन्सेप्ट हम आते हैं, वो है हमारा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम एटम के लिए मोलर मास निकालते हैं, वैसे ही हम मॉलिक्यूल के लिए भी मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास का मतलब होता है बेटा एक मोल का मास। अगर मान लो दिया गया है क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ एटम, मतलब एक मोल एटम का मास। अगर आपको दिया जा रहा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का मास। सिंपल, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। अगर एटम होगा तो एक मोल एटम का मास, मॉलिक्यूल होगा तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। तो यहां पे देखो हम लिख सकते हैं मोलर मास क्या होता है, इट इज mass of 1 mole of molecules। ये हमारा एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। इसका जनरली, चूंकि ये एक मोल का मास है, इसका जनरली हम यूनिट यूज करते हैं ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मास, है ना। अब चलिए सिंपल इसके हम फॉर्मूले पे आते हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाई मोलर मास। जैसे आपने एटम के लिए किया था बेटा, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस फर्क क्या है, अगर हमें एटम का मोल लेना है, एटम का मोल निकालना है, तो हम मास भी एटम का लेंगे और मोलर मास भी हम एटम का लेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल का निकालना है तो मास भी मॉलिक्यूल का लेंगे और मोलर मास भी हम मॉलिक्यूल का लेंगे। बस इतना सा अंतर है, बाकी तो आपको पता ही है कि मोलर मास एक मोल का मास होता है, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, है ना। एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखो यार सिंपल डेफिनेशन है। कैसे है, मान लो ये मोलर मास को हम m से डिनोट कर रहे हैं, तो मोलर मास को m से डिनोट कर रहे हैं, तो मोलर मास कितने मोल का मास होता है, तो मोलर मास एक मोल का मास होगा। तो 1 ग्राम कितने मोल का मास होगा, 1 ग्राम 1/m मोल का मास होगा। और अगर मैं कहूं आपको W ग्राम कितने मोल का मास होगा, तो ये हमारा W/m मोल का मास होगा। यानी अगर आपको मास W ग्राम दिया गया हो तो ये कितने मोल का मास होगा, W/m, जहां पे W क्या है, मास है, और m क्या है, मोलर मास है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला बिल्कुल एटम की तरह मैंने बोला कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें मास से निकालना है तो मास को हम एक मोल के मास से डिवाइड करेंगे और एक मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मैंने फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, और सारे कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको यहां पे समझाया। अब चलिए मोलर मास को हम निकालते कैसे हैं, एटम की तरह निकालेंगे यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें मान लो CO2 का मोलर मास निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 AMU,
तो 16 तो 2 का 32 और 12 44 AMU। 44 AMU को मैंने बताया, AMU को हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं 1/Na ग्राम। तो अब ध्यान दो, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर हमें मोलर मास यानी एक मोल का मास निकालना है, एक मोल हम एवोगैड्रोस नंबर को कहते हैं, तो मोलर मास ऑफ CO2 क्या होगा? मोलर मास ऑफ CO2 हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। यानी AMU के जगह अगर हमने ग्राम पर मोल लिख दिया तो ये हमारा मोलर मास बन जाएगा। कैसे बना? कैसे बना, समझ में आया? ये हमारा एक मॉलिक्यूल का मास है। अब एक मोल का मतलब Na, तो एक मॉलिक्यूल का मास ये है, तो Na मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? तो इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर Na नीचे Na कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हमें हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करना है। अगर हमें हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करना है तो आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो एक मॉलिक्यूल का मास, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU, तो दो हाइड्रोजन एटम का मास 2 AMU होगा। तो इसका मास हो जाएगा 2 AMU। इसका मास कितना होगा? 2 AMU। तब इसका मास 2 AMU आ गया, जो कि हम 2 AMU को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/Na ग्राम। अब ये एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर मुझसे कहा जाए कि मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एक मोल का मास, तो एक मॉलिक्यूल का मास ये है, तो एक मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर, यानी एक मॉलिक्यूल का मास ये है, तो Na मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखो 2 ग्राम पर मोल। समझ में आया? तो किसी भी एटम मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजों को क्लियर करता हूं, है ना। जैसे मान लो हमें दिया गया है, सपोज क्या दिया गया है यार? हमें दिया गया है, मान लो 3 मोल्स ऑफ ब्यूटेन, 3 मोल्स ऑफ ब्यूटेन है। अब चलो इसमें हमें क्या निकालना है? मास। तो मास ऑफ ब्यूटेन क्या होगा? मास ऑफ ब्यूटेन क्या होगा? अभी आपने फॉर्मूला देखा, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाई मोलर मास, तो हम मास क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अब आप कहोगे सर ये मास किसमें? मास हमारा क्या होगा? अगर मोल दिया गया होगा, देखो ध्यान दो, अगर हमें नंबर दिया गया होगा तो हम नंबर को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास को अगर हम n मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो n मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। सिमिलरली मोलर मास एक मोल का मास होता है, तो एक मोल के मास को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मोल का मास निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 है, और ब्यूटेन का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, तो 4 कार्बन का 48, हाइड्रोजन का 1, तो 10 हाइड्रोजन का 10, 48 + 10 58 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 174 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो अगर इसी क्वेश्चन में आपको नंबर पूछा जाता तो नंबर भी निकाल सकते हैं यार। नंबर ऑफ C2H6 क्या होता है? नंबर ऑफ C2H6 होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना। अब ये फॉर्मूला भी मैं कितनी बार बताया हूं, लेकिन मैं आपको ब्रेन वाइज कैसे आप दिमाग में चीजों को याद करोगे वो भी मैं बार बार बता रहा हूं। एक मोल में Na नंबर होता है, एक मोल में Na नंबर होता है, तो 3 मोल में कितना नंबर होगा? 3Na। एक मोल में Na नंबर होता है तो 3 मोल में कितना होगा? 3Na, और Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, जिसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 का पावर 24। तो ये हमारा नंबर ऑफ C2H6 निकल गया। यानी अगर कोई भी डाटा दिया जाएगा, देखो यार मोल कॉन्सेप्ट में यही सीखना है बेटा, कि अगर कोई भी हमें डाटा दिया जाए, सपोज मास दिया जाए, नंबर दिया जाए, मोल दिया जाए, तो हम उसको बाकी चीजें निकाल सकते हैं।
नंबर दिया जाए तो हम मास मोल निकाल सकते हैं, मास दिया जाए तो नंबर मोल निकाल सकते हैं, मोल दिया जाए तो नंबर मास निकाल सकते हैं ना। जैसे एक और क्वेश्चन में देखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमें दिया गया है, सपोज क्या हमें दिया गया है 126 ग्राम ऑफ वाटर। अब ध्यान दो, वाटर का हमें मास दिया गया है और हमें मोल निकालना है और नंबर निकालना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो अगर मैंने कितनी बार बताया कि बेटा अगर मास से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, अगर हमें मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मास को किससे डिवाइड करेंगे, मास को हम एक मोल के मास से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और एक मोल का मास होता है मोलर मास। अब देखो वाटर का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 हमारा 18 होगा। तो आप बस इसको वैल्यू को यहां पुट कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। अब देखो मास हमारा 126 है और मोलर मास हमारा 18 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 7 मोल। ये आपका मास ग्राम में था तो मोलर मास भी हमें ग्राम पर मोल में लेना है बेटा, ये चीज आप ध्यान दोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो मान लो हमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मोल से नंबर निकालना अभी बताया मैंने। एक मोल में Na नंबर होता है, तो मान लो 7 मोल्स में कितना नंबर होगा, 7Na। तो नंबर क्या होता है, नंबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। क्यों, क्योंकि एक मोल में Na नंबर, तो मान लो 7 मोल में कितना नंबर, 7Na, और Na का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारा लगभग कितना आ गया, 4.2 इंटू 10 का पावर 24। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आप देखो हमने मोल से मास और नंबर निकाला बेटा, इस चीज को समझेंगे। मोल गिवन था, मास और नंबर निकाला। इस क्वेश्चन में मास गिवन था, मोल और नंबर निकाला। और अगले क्वेश्चन में नंबर गिवन है, मान लो आपको दिया गया है, सपोज आपको दिया गया है मान लो 3 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ C5H10। अब मान लो C5H10 का आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है। अब हमें मान लो इससे मोल और मास निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो मैंने बताया कि नंबर से अगर मोल निकालना है तो हम नंबर को क्या करेंगे, एक मोल के नंबर से डिवाइड करेंगे, और एक मोल का नंबर होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 3 इंटू 10 का पावर 24, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ये हमारा अप्रोक्स हो जाएगा 5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब मोल आ गया तो मान लो हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ C5H10 क्या होगा, तो आपको पता है अगर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास क्यों होता है, क्योंकि मोलर मास एक मोल का मास होता है, और अगर एक मोल के मास को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मोल का मास निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 5 है और एक मोल का इसका मास कितना होगा, 70 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा 350 ग्राम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 70 कैसे आया, तो बेटा कार्बन का 12, 5 कार्बन का 60, हाइड्रोजन का 1, तो 10 हाइड्रोजन का 10, 60 प्लस 10 कितना, 70 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका अगर हमें नंबर दिया हो तो मोल और मास निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे हमने एटम और मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग सारी बातें देखी। अब हम आते हैं किस पे, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, अब देखो यार एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट है तो बहुत सिंपल है, चीजों को समझने की जरूरत है। जब भी एटॉमिक मास वर्ड आ गया इसका मतलब एक एटम का मास, लेकिन यहां हम एक टर्म यूज कर रहे हैं एटॉमिक मास से पहले, वो टर्म का नाम है बेटा एवरेज। एवरेज का क्या मतलब हुआ,
अगर हम एटॉमिक मास से पहले एवरेज वर्ड का यूज कर रहे हैं तो एवरेज वर्ड हमें क्या बता रहा? तो देखो यार, एवरेज वर्ड तब यूज होता है बेटा जब दो डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। जैसे मान लो कोई व्हीकल ही है, अगर कोई व्हीकल मान लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, कुछ समय तक 2 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर 10, तो यहां हमें एवरेज स्पीड डिफाइन करने की जरूरत होगी। वैसे ही अगर एक कंटेनर में दो डिफरेंट टाइप के एटम हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग है, तो दो अलग अलग एटम हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग है, तो उस केस में हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास भी एक एटम का ही मास है, लेकिन ये हम निकालते कब हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो सिंपल कहेंगे इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी मिक्सचर। मिक्सचर मतलब जब हमारा दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उस केस में हमारा एक एटम का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो यार मैं चीजों को ना घुमाता नहीं हूं बेटा, है ना, बहुत एक लाइन में आप चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं। देखो थ्योरी बेटा इतनी ज्यादा है ना दुनिया में, जो आप कभी भी आपको चीजें क्लियर नहीं हो सकती है। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को जब तक आप एक लाइन में नहीं समझोगे, जब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। अब यहां पे नोट में क्या लिखोगे? तो एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन कब होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड when two or more than two types of atoms are present. जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे ना बेटा, तब हमें जरूरत होती है एवरेज एटॉमिक मास की। अगर मान लो एक ही टाइप का एटम है तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? मास नंबर में आप एमयू वर्ड यूज कर लो। मास नंबर में आप सिंपल क्या करोगे? एएमयू वर्ड को यूज कर लोगे। तो अगर आप मास में एएमयू वर्ड को यूज कर लोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। तो ये चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि भैया एवरेज एटॉमिक मास होता तो एक एटम का ही मास है, लेकिन ये हमारा डिफाइंड कब होगा? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, तब हमारा एवरेज एटॉमिक मास डिफाइंड होगा। अब चलिए यार, एवरेज एटॉमिक मास आपने देखा एक एटम का मास होता है, तो हम सिंपल हमें पता है जैसे एटॉमिक मास क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं। जैसे नंबर ऑफ एटम्स क्या होता था, आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम्स होता है मास बाई एटॉमिक मास। यानी आपका अगर मैं यहां से कहूं कि भैया एटॉमिक मास बेटा क्या होगा, तो आप कहोगे सर एटॉमिक मास जो होगा वो हमारा मास बाई नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के लिए। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास, यानी हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ एटम्स, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ एटम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा एक एटम का मास निकल जाएगा। अगर हम टोटल मास ऑफ एटम को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? टोटल नंबर ऑफ एटम से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एक एटम का मास। सिंपल। या ऐसे कर लो यार, ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो हम कहें, अगर मैं आपको कहूं मान लो हमें दिया गया है W मास, है ना, सपोज N एटम दिया गया है और N एटम का मास मान लो W है ना, तो बताओ एक एटम का मास क्या होगा? एक एटम का मास होगा W बाई N, जहां पे W क्या है? W है टोटल मास और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम। तो अगर हम टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ एटम से हम डिवाइड करें तो हमारा एक एटम का मास निकलेगा
और एक एटम के मास को ही हम एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। अंतर क्या हुआ एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास में? तो एवरेज एटॉमिक मास हम डिफाइन ही तब करेंगे जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होगा। अब जैसे मान लो मैं कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहीं से देखो यार बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे। टोटल मास क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होगा? टोटल मास बाई एवरेज एटॉमिक मास, है ना। यानी एवरेज एटॉमिक मास को एटॉमिक मास की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं आप। बस फर्क क्या है, एवरेज एटॉमिक मास हम तब निकालते हैं जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होगा। अगर सिंगल एक टाइप का एटम प्रेजेंट होगा तो वहां हम सिंपल यूज करेंगे एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है जो कि आप ऑलरेडी आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना वो आपका एटमॉस्फेयर में दो आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। चलो इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज में ले लेता हूं। अब जैसे मान लो आपको पता है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है ना, ये दो आइसोटोप्स हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरीन का, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दिया गया है मान लो परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब टोटल क्लोरीन का कितना परसेंट 35 के फॉर्म में मिलता है और कितना आपका 37 के फॉर्म में मिलता है। तो आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्या दिया गया है कि क्लोरीन 35 जो है वो 75% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में और 37 हमारा 25%। और इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे कहा जाए कि भैया आप बताओ एवरेज एटॉमिक मास, तो इस तरह के क्वेश्चन का निकालने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहां से है उस कॉन्सेप्ट को भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एवरेज एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है और उसका एक फॉर्मूला जो हर जगह अप्लीकेबल होगा, दैट इज टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। और आपका दूसरा तरीका आपका ये भी होता है, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस, यही फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा, इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हमारा अगर क्वेश्चन में परसेंटेज एबंडेंस दिया गया हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आएगा कहां से, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब ध्यान दो, हम मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में लेट टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, हमने मान लिया क्लोरीन के टोटल एटम जो एटमॉस्फेयर में है वो हमने मान लिया कि 100 है। क्लोरीन का हमने क्या मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमारा 100 है क्लोरीन का। अब आप मुझे बताना कि अगर 100 है तो टोटल का 75% 35 एग्जिस्ट करता है, तो हम लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ क्लोरीन 35 एटम्स कितना होगा, तो ये 75% है मतलब 75 होगा। और अगर आपसे मैं कहूं कि नंबर ऑफ क्लोरीन 37 एटम कितना होगा, तो उसका परसेंटेज एबंडेंस 25 है मतलब वो 25 होगा। परसेंटेज एबंडेंस मतलब कितना परसेंट आपका पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में हम बात कर रहे हैं कि क्लोरीन 35 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 25% पाया जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन 35 के अगर हमारा क्लोरीन का टोटल एटम 100 है तो उसमें 35 का 75 एटम होगा और 37 का 25 एटम होगा। अब ध्यान दो, जब भी हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो हमें क्या चाहिए, टोटल मास और टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम तो हमने एज्यूम ही कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, टोटल मास। अब ध्यान दो, मास ऑफ क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 का मास कितना होगा, तो अगर क्लोरीन 35 का मास नंबर 35 है मतलब इसके एक एटम का मास 35 EMU होगा। एटॉमिक मास
क्या होता है, मास नंबर में हम एमयू लगा दें तो एटॉमिक मास बन जाएगा। तो क्लोरीन 35 का मास नंबर 35 है, तो एक क्लोरीन 35 एटम का मास कितना होगा, 35 एमयू, एक एटम का मास। लेकिन क्लोरीन 35 का कितना एटम है, क्लोरीन 35 75 एटम है, तो ये हमारा मास हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं मास ऑफ क्लोरीन 37 कितना होगा, तो 37 का एक एटम का मास 37 एमयू है और इसके टोटल एटम कितना है 25, तो ये मास निकल गया। अगर अब मैं कहूं टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो हम 35 और 37 के मास को ऐड कर देंगे, हमारा टोटल एटम निकल जाएगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 AMU। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे यार। एवरेज एटॉमिक मास हमारा होता क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। देखो सब दिया गया है यार, सब आपका निकल चुका। टोटल मास हमने नंबर से मास निकालना, नंबर ऑफ एटम दिया गया है तो नंबर से मास और मास से नंबर मोल, ये सब निकालना हम सीख चुके हैं। टोटल मास हमारा हुआ कितना 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 और टोटल नंबर ऑफ एटम हुआ 100। तो ये हमारा हो गया एवरेज एटॉमिक मास, और यही आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 35.5 AMU। और ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये देखो ये क्या है, समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। तो देखो 35 का परसेंटेज एबंडेंस 75 है और इसका एटॉमिक मास 35 है, समेशन का मतलब जोड़ना, प्लस अब देखो 37 का परसेंटेज एबंडेंस 25 है और उसका एटॉमिक मास 37 है, जोड़ दिया, आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। मैंने ये बताया फॉर्मूला, तो आपका ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपके क्वेश्चन में परसेंटेज एबंडेंस दिया गया होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हर केस में काम करेगा क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन से आया है। एवरेज एटॉमिक मास, देखो जेई में बेटा यही चीज ध्यान रखना है, जो हमारा बेसिक पॉइंट होता है ना, बेसिक डेफिनेशन, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है और वो आप कंफ्यूज कब नहीं होंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर। तो एवरेज एटॉमिक मास टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, सपोज मान लो आपको दिया गया है, सपोज कोई मान लो एटम है ए का मान लो ए हमारा कुछ है 54, ए हमारा है 56, ए हमारा है 57 सपोज। अब इसका मान लो इसका परसेंटेज एबंडेंस आपको 90% दिया गया है, इसका 5% और इसका भी परसेंटेज एबंडेंस 5% है। ये क्या कौन सा परसेंट है, तो ये हमारा परसेंटेज एबंडेंस है। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालें एवरेज एटॉमिक मास, तो हमने फॉर्मूला अब देखा है। एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, यही होता है। अब देखो आप देखो तीन तरह के एटम है, पहला एटम है 54, उसका परसेंटेज एबंडेंस 5 है, इसका मास नंबर 54 है तो इसका एटॉमिक मास 54 AMU होगा, समेशन का मतलब जोड़ना। अब दूसरा टाइप ऑफ एटम है 56 वाला, उसका परसेंटेज एबंडेंस 90, इसका मास नंबर 56 है तो एटॉमिक मास 56 AMU, समेशन का मतलब जोड़ना। अब तीसरा टाइप का एटम कौन है, 57 वाला, उसका परसेंटेज एबंडेंस 5, उसका एटॉमिक मास 57 AMU डिवाइडेड बाय 100, यही होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा, इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, कर लो। 5270 आ जाएगा, ये हमारा 560, 504, 5040 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा
85। अब देखो यार ये कितना आ गया, आप मुझे बताओ। 400, 555, 555, 555 है ना। तो ये 55, 95/100 यानी ये आ गया 55.95 AMU, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज एबंडेंस दिया जाएगा तो हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देता हूं। सपोज मान लो हमारे कंटेनर में सपोज ऐसा दिया गया है, हीलियम का एटम है मान लो, और हमारा सोडियम एटम है, और हमारा मान लो आर्गन एटम है ना। हीलियम का नंबर ऑफ एटम दिया गया है सपोज 10 एटम। इसका मान लो दिया गया, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, सोडियम का 23, आर्गन का 40। इसका 10 एटम, इसका भी मान लो 10 एटम है, और इसका मान लो आपको 20 एटम दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा मान लो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास पूछा जा रहा। तो मैंने क्या बताया, जब भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं तो वहां हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास हमारा निकलेगा कैसे यार, तो एवरेज एटॉमिक मास होता है टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एटम दिया गया है, हमें टोटल मास निकालना है। तो सबसे पहले देखो मास ऑफ हीलियम क्या होगा, तो हीलियम का एक एटम का मास होगा 4 AMU। एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, और हीलियम के कितने एटम है 10। तो हीलियम का मास हो गया 40 AMU इस कंटेनर में। अगर मैं कहूं मास ऑफ सोडियम कितना होगा, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो होगा वो 23 AMU होगा। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, तो 10 एटम का मास कितना होगा 230 AMU, है ना। अब चलिए आर्गन का मास, मास ऑफ आर्गन क्या होगा, तो आर्गन का एटॉमिक मास 40 AMU। आर्गन का एटॉमिक मास 40 AMU, एक एटम का मास 40 AMU है, तो 20 एटम का मास कितना होगा 800 AMU। अब मास निकल गया, टोटल नंबर ऑफ एटम निकल गया, निकाल लो एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल मास हमारा कितना होगा, तो देखो 40 230 कितना हुआ 270, 270 और 800 कितना हुआ 1070 डिवाइडेड बाई 40। टोटल एटम 10 10 20 है ना। तो ये आपका देखो कितना आ गया 226.75 AMU। तो मैंने आपको दोनों तरह के फॉर्मूले अप्लाई करके मैंने बताया कि बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, और वहीं से फॉर्मूला आता है टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। चाहे परसेंटेज एबंडेंस गिवन हो, या आपको मास गिवन हो, या नंबर ऑफ एटम गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, लेकिन अगर मास गिवन होगा तो मास से नंबर निकालना हमने सीखा है, नंबर गिवन होगा तो नंबर से हमने मास निकालना सीखा है, तो हम निकाल लेंगे। और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है टोटल मास बाय टोटल नंबर। तो मास गिवन होगा, नंबर गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, हम चीजों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और यहीं पे आप समझ लें जैसे आपने एटॉमिक मास के लिए कैलकुलेशन किया है बेटा, सिमिलर कैलकुलेशन होगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो यहाँ पे आपको अलग कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम यहीं तक चीजों को पढ़ेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये भी होगा इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी मिक्सचर। किसी मिक्सचर में एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ध्यान रखना है क्या कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कब होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड, molecular is defined when two or more than when two or more than two or more than two different types of molecules are present।
तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करेंगे। एवरेज मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास की तरह एवरेज मॉलिक्यूलर मास का भी सेम फॉर्मूला होगा। क्या हम कहेंगे, जैसे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता था, टोटल मास ऑफ एटम, यहां पे हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन हम मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय होता था टोटल नंबर ऑफ एटम, यहां लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बाकी आप देख सकते हो सारी चीजें, सारे डेफिनेशन सेम है, बस एटॉमिक मास के लिए हम एटम के लिए एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे मान लो सपोज हमारा नाइट्रोजन है। इसका मान लो ये 10 मॉलिक्यूल दिया गया है और ये भी हमारा सपोज मान लो ये हमारा 20 मॉलिक्यूल दिया गया है। तो आपको पता है अगर मॉलिक्यूल का नंबर पता है तो मास निकाल सकते हैं आप। नंबर पता है तो मास निकालना हमने सीखा है ना। मास क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 32 एएमयू, तो ये हो गया 320 एएमयू, है ना। मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास 32 एएमयू, तो 10 मॉलिक्यूल का मास 32 इंटू 10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास, तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 20 है और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास 28 एएमयू। कैलकुलेट करेंगे ये हमारा हो जाएगा 560 एएमयू। मास निकल गया, आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होगा, टोटल मास बाय टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही होगा। देख लो टोटल मास कितना 560, 320 कितना हो गया 880 और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 30, तो ये हमारा कुछ आ गया 29.33 AMU, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं बेटा। आपको होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एटम और मॉलिक्यूल के लिए हम एटॉमिक मास, मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर दिया हो तो उससे मास मोल कैसे निकालते हैं, मास गिवन होगा तो नंबर मोल कैसे निकालेंगे और मोल गिवन होगा तो हम उससे नंबर और मास का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं। अगले क्लास में हम इससे आगे की कहानी को देखेंगे, यानी और भी कॉन्सेप्ट है जैसे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेटेड, स्टाइकियोमेट्रिक का कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट है, आपका मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं, सी यू अगेन, बाय बाय।